Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Lisha and I was teaching you statistical mechanics and today we will be basically continuing जो मैंने आपको कल का लेक्चर करवा दिया था वहाँ पे हमारा पार्टीशन फंक्शन तक सब सॉल्व हो गया था है ना। और हम लोगों ने मैग्नेटिक सिस्टम के लिए भी इसे कैलकुलेट कर लिया था। सो टुडे वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस क्योंकि आई फील सो कि हम जितनी भी थ्योरी करते जाएं और जब तक क्वेश्चंस ना हो द थिंग्स आर यूजलेस, है ना, चीज़ें यूजलेस सी हो जाती हैं हमारे लिए। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, राइट। तो क्वेश्चंस में जो चीज़ें रहेंगी जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, जितने भी हमारे 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वेदर वो स्पिन से रिलेटेड हो, डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से रिलेटेड हो, या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हो फ्रॉम दैट पार्टीशन फंक्शन, है ना, कैनोनिकल सिस्टम से रिलेटेड, या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने से रिलेटेड हो, तो हम लोगों को वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है होपफुली। और ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस होने चाहिए होंगे, चाहे वो गेट के हो या नेट के हो या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आज आपकी क्लास में जो डिस्कस किया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आप लोगों को ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन एंड यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो अ सिस्टम ऑफ, क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, मेरे पास नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं n, अ सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स constrained to move in 2 dimensions, constrained to move in 2 dimensions, जब वो 2 dimensions में move करने के लिए constrain किए गए हैं, ठीक है, on the surface of a sphere, on the surface of sphere, on the surface of sphere, ठीक है, the internal energy of the system will be, the internal energy of system will be। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, है ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको देखो, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, इक्विपार्टीशन एनर्जी का लॉ लगाना और वहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या करना? इक्विपार्टीशन का लॉ लगाना और फिर वहां से इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है सभी बच्चों ने। सो क्वेश्चन क्या है? एक सिस्टम है n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का और उसको एक 2D में सरफेस ऑफ स्फीयर पे मूव करने के लिए कह दिया गया है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी आपने यू फाइंड आउट करनी है। चलो एक बार जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, एक पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है, तो n पार्टिकल्स कितने डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं? 2n डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं। अ पार्टिकल कैन मूव इन 2 डायमेंशंस, सो n पार्टिकल्स कैन मूव इन, एक पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है तो n पार्टिकल कैन मूव इन 2n डायमेंशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है एक डायमेंशन में जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक डायमेंशन में जो पार्टिकल की एनर्जी हो सकती है दैट इज हाफ केबीटी, दैट इज हाफ केबीटी। तो 2n में कितनी होगी? 2n इंटू 1/2 केबीटी, केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा n केबीटी एंड दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज योर आंसर। यहां पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोगों का वो है, कंसिडर करो नाउ, दिस इज रिलेटेड टू पार्टीशन फंक्शन, कंसिडर अ सिस्टम। क्या करना है? कंसिडर करो, कंसिडर अ सिस्टम, कंसिडर अ सिस्टम of 2 non-interacting classical particles, of 2 non-interacting classical particles, ठीक है, classical particles हैं हमारे पास, of 2 non-interacting classical particles which can occupy 3 energy levels, which can occupy
3 energy levels 0 E and 2E. ठीक है, समझ गए यहां तक? मेरे पास तीन एनर्जी लेवल्स हैं 0 E एंड 2E और मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं और इनकी जो डीजेनरेसीज हैं having degeneracies GE equals to 1, 2 and 4 respectively. ठीक है, मतलब 0 जो स्टेट है उसमें एक ही डीजेनरेसी है, E जो स्टेट है उसमें दो डीजेनरेसीज है, 2E जो स्टेट है उसमें 4 डीजेनरेसीज है, मतलब 4 फोल्ड डीजेनरेट है। मतलब 4 फोल्ड डीजेनरेट मतलब 4 ऐसे लेवल्स हैं जिनकी सबकी एनर्जी क्या है, 2 ही है। द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, सिस्टम की मीन एनर्जी कितनी है हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। चलो देखो कैसे होगा। देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल है। मैंने आप लोगों को देखो, मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है क्या करना है। सबसे पहले कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लो। एक पार्टिकल के लिए कर लो तो दो के लिए उसका स्क्वायर हो जाता है। पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते ही यू का फॉर्मूला होता है माइनस करली बाय करली बीटा ln z। पता है ना ये फॉर्मूला, बस लगाओ। फिर कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला काम है अपना पार्टीशन फंक्शन देखो कैसे निकालना है। पार्टीशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, z1 कैसे कैलकुलेट होगा, हाँ जी कैसे कैलकुलेट होगा z1। अगर आप z1 लिखेंगे तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, हाँ जी gr e रेज टू पावर माइनस बीटा er ऐसे ही निकलता है। तो gr कितना है देखो, फर्स्ट वाले की फर्स्ट डीजेनरेसी है 1 डीजेनरेसी है इंटू e रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी है 0 प्लस सेकेंड वाली स्टेट डबली डीजेनरेट है तो 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू ई प्लस थर्ड वाली स्टेट जो है 4 टाइम्स डीजेनरेट है तो 4 इंटू टू माइनस 2 बीटा ई है ना। तो ये आ गया एक पार्टिकल का। Z2 क्या आएगा, Z1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और मतलब ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई है ना, उसका स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली बीटा ln z है ना, z2 vt। तो यहां से माइनस करली बाय करली बीटा 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई का स्क्वायर ln है ना, पावर आगे आ जाती है -2 करली बाय करली बीटा ln 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई। सो हियर यहाँ तो 0 हो जाएगा। अच्छा ln है ना, तो ln में तो सबसे पहले 1 बाय 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, डेरिवेटिव तो सबको करना आता है, 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई माइनस 4 इंटू 2 80 ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई। सो दिस विल बी योर आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। तो आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगी कि आप लोगों को कहाँ पे किस पॉइंट में कोई दिक्कत है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। पर इवन देन इफ इट इज you are finding any step somewhat difficult, then I will be explaining the same. Next, a system has two energy levels
E एंड 2E। समझ गए? इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। एक सिस्टम है जिसके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, E और 2E। द लोअर लेवल इज 4-fold डीजनरेट। जो नीचे वाला लेवल है, द लोअर लेवल इज 4-fold डीजनरेट। लोअर लेवल जो है वो 4-fold डीजनरेट है, while upper level is doubly degenerate। while upper level is doubly degenerate। ऊपर वाले लेवल doubly degenerate है, मतलब दो ऐसे लेवल्स हैं जिसकी एनर्जी क्या है, सेम है, doubly degenerate है। नीचे वाला 4 times, ऊपर वाला doubly degenerate। ओके, at equilibrium of n non-interacting classical gas and non-interacting classical gas at temperature T, ठीक है, n non-interacting particles हैं classical gas के, ठीक है, temperature T पे, the fraction of particle in upper level is, the fraction of particles in upper level is। क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो कि देखिए हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, एक की एनर्जी E है और दूसरे की जो एनर्जी है वो 2E है, और जो E वाला है दैट इज 4 times डीजनरेट, 1 2 3 4, ये रहने देना है ना, और ये जो है वो डबली डीजनरेट है, 1 2, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग, इक्विलिब्रियम में द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल इज, अपर लेवल में कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपको बताना है। अपर लेवल में कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपको बताना है। अब अपर लेवल कौन सा है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि अपर लेवल ये है जिसकी एनर्जी 2E है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अपर लेवल कौन सा है, जिसकी एनर्जी 2E है या जिसकी एनर्जी E है? विच वन इज द अपर लेवल? ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी 2E है वही हमारा अपर लेवल है। हाँ जी, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जब हमें निकालने हैं ना, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पार्टिकल्स की टू बी इन अपर स्टेट 2E। वो 2E स्टेट में है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पार्टिकल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, GR E रेज टू पावर माइनस बीटा ER, जिस भी स्टेट की आप निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय Z, यही होता है ना। तो GR ऊपर वाला स्टेट इज डबली डीजनरेट इनटू E रेज टू पावर माइनस बीटा ER, एनर्जी कितनी है 2E, 2 बीटा E डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन कैसे निकलेगा, समीशन GR E रेज टू पावर माइनस बीटा ER, ये वाला जो है वो 4 टाइम्स डीजनरेट है, तो 4 इंटू E रेज टू पावर माइनस बीटा E प्लस 2 इंटू E रेज टू पावर माइनस 2 बीटा E। थोड़ा और सिंप्लीफाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर और सिंप्लीफिकेशन के लिए मांगे तो हो सकता है 2 कॉमन ले रखा हो और ये E रेज टू पावर माइनस बीटा 2E नीचे लेके गया हो, वो हो सकता है। मतलब दैट विल डिपेंड अपॉन ऑप्शन ना ना, अगर ऑप्शन में थोड़ा और ऐसे दिया हो तो वो चीज डिपेंड करती है फिर, ठीक है। नहीं दिया हो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अब हमसे तो सिर्फ पूछा था कि कैसे निकालने हैं फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, वो मैंने बता दिया। अगर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आपसे लोअर स्टेट में मांगे जाते, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आपसे लोअर स्टेट में मांगे जाते तो और भी सिंपल था, सेम ही था, बस यहाँ आ जाता 4 इंटू E रेज टू पावर माइनस बीटा E, है ना, फिर और सिंपल हो जाता। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पार्टीशन फंक्शन, पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल है। थोड़ा और सिंपल क्यों है, अभी देखो इस क्वेश्चन में तो आपने अभी तक 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों में पार्टीशन फंक्शन खुद से कैलकुलेट किया है, बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन टू यू एंड देयर इज समथिंग अदर थिंग विच इज बीइंग आस्क्ड टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास एक सिस्टम है
The partition function of harmonic oscillator, the partition function of harmonic oscillator at temperature T. मेरे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है एट टेम्परेचर T, उसका पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय KBT बाय h bar omega, h omega, KBT by h omega. This is the partition function. This is given to you in the question. Then free energy of an independent harmonic oscillator is, क्या कह दिया गया क्वेश्चन में? अब पार्टीशन फंक्शन दे दिया गया है, पार्टीशन फंक्शन देने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछी जा रही है फ्री एनर्जी। अब इतना तो हमें निकालना आना चाहिए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स करने के बाद वी शुड नो, ठीक है, आफ्टर डूइंग सो मेनी प्रॉब्लम्स वी शुड एक्चुअली नो हाउ टू कैलकुलेट फ्री एनर्जी। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, तो फ्री एनर्जी मैंने आपको सबको निकालना सिखाया हुआ है कि फ्री एनर्जी इज गिवन बाय A इज इक्वल्स टू माइनस KBT ln Zn, है ना, तो Zn VT। तो यहाँ पे देख लीजिए पार्टीशन फंक्शन जो था वो हमें क्या गिवन था, KBT, ये एक पार्टिकल के लिए है, ठीक है ना, KBT बाय h बार ओमेगा, n के लिए रेस टू पावर n हो जाएगा, बस रेस टू पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ln KBT h ओमेगा रेस टू पावर n आगे आ जाएगा, माइनस n KBT ln KBT बाय h ओमेगा। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर अगेन जिसको यही पता होता है कि फ्री एनर्जी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं वही बच्चा कर पाएगा, है ना। कितना 2005 में गेट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 2005 में गेट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो सी हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज। ऐसे ऐसे कई बार क्या होता है, लक कितना अच्छा होता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट हमने गलत करना ही नहीं है, चाह के भी गलत नहीं करना इन क्वेश्चंस को, जितना मर्जी मन में आए पर गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंसेम्बल ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। मेरे पास एक एंसेम्बल है, एन एंसेम्बल ऑफ n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। मेरे पास n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है, आई हैव n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और उसका मेरे पास क्या है, एंसेम्बल है, ओके। इज केप्ट एट फाइनाइट टेम्परेचर, उसको एक फाइनाइट टेम्परेचर पे रखा गया, इज केप्ट एट फाइनाइट टेम्परेचर, T इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा KB, क्लियर। फाइनाइट टेम्परेचर पे रखा गया, T इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा KB। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द पार्टीशन फंक्शन of n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, पार्टीशन फंक्शन जो होगा n हार्मोनिक ऑसिलेटर का विद एनर्जी En इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 h बार ओमेगा, ठीक है, इज गिवन बाय, मुझे पार्टीशन फंक्शन बताओ। वैसे तो आपको इसका पार्टीशन फंक्शन अगर याद है तो वेरी गुड, क्योंकि ये क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर अगर नहीं भी याद, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, तो आपको कैलकुलेट करना तो सबको ही आना चाहिए, है ना। और जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सीरीज में लेक्चर्स जो है करवाए गए हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इन लेक्चर्स को। पर जिन्होंने लेक्चर्स को देखा है होपफुली उन्हें तो ये आंसर आना चाहिए। आई कैन एक्सपेक्ट कि हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। यू शुड नो द वे टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, समीशन GR e रेज टू पावर माइनस बीटा ER, है ना। GR तो सबका 1 ही है यहाँ पे, तो बस e रेज टू पावर माइनस बीटा ER ना। कैसे निकालेंगे,
z इज इक्वल्स टू समीशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर ना, n की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, 1 पुट करो तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3 बाई 2 बीटा एच बार ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 5 बाई 2 बीटा एच बार ओमेगा प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें से ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा क्या ले लो, कॉमन ले लो, बाई 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस, यहाँ देखो क्या बचेगा 3/2, 3/2 बचेगा। देखो कॉमन लो, बिल्कुल प्लस सोन ऐसे चलता जाएगा। अब ये सम ऑफ सीरीज बन गया ना, ये सम ऑफ सीरीज बन गया। वन बाय वन माइनस आर, आर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा सीरीज का फॉर्मूला यही होता है ना, सम का जीपी सीरीज में ए बाय 1 माइनस आर, आर यहाँ पे माइनस बीटा एच बार ओमेगा बाय 2 है। तो ये आपका आंसर आ गया पार्टीशन फंक्शन। ये करवाया हुआ है क्लास में भी आपको, ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं करवाया हुआ, क्लास में भी करवाया हुआ है आपको ये। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये नेट में गेट में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना सभी, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो मे बी आपकी बारी में भी रिपीट हो जाए, वी नेवर नो, है ना। अ क्लासिकल गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m, अ क्लासिकल गैस of molecules each of mass m, क्लासिकल गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हर किसी का मास m है, is in thermal equilibrium at absolute temperature T, is in thermal equilibrium at absolute temperature T, the velocity component of molecules along the velocity components of molecules along Cartesian coordinates along Cartesian axis are Vx, Vy and Vz, ठीक है। The mean value निकालनी है इसकी। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू थिंक दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ जी, आया कुछ समझ? देखिए एक क्लासिकल गैस है, हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास m है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर। वेलोसिटी कंपोनेंट्स बताने हैं, देखो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आपको गिवन है, अलोंग एक्सिस इट इज Vx, फिर Vy, फिर Vz, आपको Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए यू नो दैट कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर एक एक्सिस में कितनी एनर्जी के साथ पार्टिकल मूव करेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाफ kBt, है ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस हाफ mvx स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाफ kBt होना चाहिए, बोलो, है ना। कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ v जो होना चाहिए शुड बी वेक्टर दिस सम, है ना। कितनी एनर्जी के साथ मूव करना चाहिए, हाफ
3/2 kBt लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्योंकि 3 एक्सिस में मूव कर रहा है तो 3/2 kBt, और अगर एक एक्सिस की बात करते तो पहले ठीक लिखा हुआ था 1/2 kBt मोल एनर्जी के साथ ये मूव करेगा, है ना। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए ऐसे लिख दूँ, अगर ½ mvx² इज इक्वल्स टू ½ kBt, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 से 2 कैंसिल, तो मैं ऐसे vx² को ऑन एवरेज ऐसे लिख सकती हूँ kBt/m। सिमिलरली vy² को भी लिख सकती हूँ kBt/m, ऐसे z को भी लिख सकती हूँ ऑब्वियसली kBt/m लिख सकती हूँ ना मैं, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें vx, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ये vx प्लस vy का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एवरेज ऑफ vx प्लस vy का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा vx² का एवरेज प्लस vy² का एवरेज प्लस 2vx इंटू vy। अब ये तो ज़ीरो होता है तो vx² क्या है kBt/m, vy² भी क्या है kBt/m, तो ये आ जाएगा 2 kBt। देख लो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो एवरेज ऑफ vx इंटू vy 0, तो वहां से डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सर्टेन टेम्परेचर T, एट सर्टेन टेम्परेचर कैपिटल T, एक सर्टेन टेम्परेचर कैपिटल T पर द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर, द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर, एवरेज स्पीड जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की एयर में इज फाउंड टू बी 400 मीटर पर सेकेंड, इज फाउंड 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 400 मीटर पर सेकेंड क्या है स्पीड है। द मोस्ट प्रोबेबल एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर, द मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर। बताओ मुझे, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आता है ना, जिसको याद है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो रिजल्ट्स होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। बचपन क्यों बोला मैंने, कब से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, 11th क्लास से, है ना, पढ़ रहे हो 11th क्लास से। तो बताओ, देखो v most probable is the speed which is occupied by maximum number of particles and root mean square तो आपको पता ही है ना, √3 RT/m। v RMS कैसे निकलता है √3 kBt/m, और v most probable कैसे निकलता है √8 kBt/m निकलता है ऐसे। तो अब देखो, अब तो सब कुछ गिवन है आपको, अब तो आपको सब कुछ गिवन है, दोनों की रेशियो निकालनी है आपने, आपने पहले मोस्ट प्रोबेबल निकालनी है आपने। मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकालोगे, वेट, मोस्ट प्रोबेबल निकालनी है और एवरेज स्पीड आपको गिवन है, एवरेज स्पीड क्या गिवन है 400। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है √2 kBt/m। बस अब यहां से देखते जाओ, 400 इज इक्वल टू √2 kBt/m, है ना। इसको इससे पहले तो आप क्या करो, v मोस्ट प्रोबेबल को डिवाइड कर दो 400 से, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको इससे कर दो, तो ये आ जाएगा kBt/m से kBt/m कैंसिल, 8/2 है ना, पाई, यही बचेगा 4, स्क्वायरिंग कर दे या ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 400 इंटू 2/√पाई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन तो देखो आपको खुद करनी पड़ेंगी और थोड़ी सी स्पीड अप भी करनी पड़ेगी, वैसे आंसर हमारा ये आ रहा है।
समझ गए? देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। √8/पाई डिवाइड में लेके जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है। ऐसे ही आपको अगर VRMS निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 400/VRMS कर दो, है ना? kbit/m से kbit/m कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 बचेगा, इंटू 400 कर देना, यही होएगा ना? V average/VRMS करके देखो, ठीक है? जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है? तो 2 kbit/m डिवाइडेड बाय √3 kbit/m, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया। RMS की वैल्यू 4, RMS तो हमें निकालना है ना? RMS तो हमें निकालना है, तो इसको VRMS को यहाँ रख देते हैं, और ये 400 है, तो 400 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू VRMS, ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो अप्रोक्सीमेटली 355 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 340 आ रहा है, सॉरी इसकी वैल्यू 434 आ रही है, 434 मीटर पर सेकेंड, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और उसकी वैल्यू 355 के अराउंड आ रही है, 355 मीटर पर सेकेंड। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम whose 3 energy levels are given by 0, 0E and 2E, ठीक है? 3 एनर्जी लेवल्स है मेरे पास, एक सिस्टम है जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स है, तीनों की एनर्जी, एक की एनर्जी 0, दूसरे की E, अगले की 2E। जो एनर्जी लेवल E है, एनर्जी लेवल E is doubly degenerate, energy level E, and other two are non degenerate। बाकी जो दो बची हुई हैं, बाकी तो क्या है, नॉन डीजनरेट है। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, मुझे दोनों पार्टीशन फंक्शन बताओ जल्दी से सिस्टम का। द पार्टीशन फंक्शन of system is, try to calculate this। बहुत सिंपल है ये, जो हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, तीनों की एनर्जी E, 0, E एंड 2E। जो E वाला लेवल है वो डबली डीजनरेट है, बाकी दो दोनों हैं वो नॉन डीजनरेट है। पार्टीशन फंक्शन बताना है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको पार्टीशन फंक्शन पता है, समीशन GR e⁻⁻β ER। तो पहले वाला जो है और ये वाला जो है, ये नॉन डीजनरेट है, तो इसका तो GR1 हो गया, एनर्जी 0 हो गई। ये वाला डबली डीजनरेटेड, तो 2 इंटू e⁻⁻β और ये फिर से डीजनरेसी इसकी 1 ही है, e⁻²β। बस ये आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, हो सकता है इससे सिंपल क्वेश्चन? दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके
at a given temperature, T, the average energy per particle, the average energy per particle, the average energy per particle of non-interacting gas of two dimensions, of non-interacting gas of टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन में है हमारे पास गैस, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग गैस ऑफ टू डायमेंशंस. क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डैश KBT. सोचना है अब हमें इसके बारे में. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत सिंपल है. ऐसा सा क्वेश्चन मैं अभी आज के ही सेशन में करवा के हटी हूँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो, ठीक है. गिविंग यू सम 30 to 40 seconds to think over the question, read the question carefully and try to answer it out. कोशिश करो इसको आंसर करने की बच्चे, कोशिश करो इसको आंसर करने की. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आज के ही सेशन में कराया है मैंने. देखो वरना फिर मैं बताती हूँ. देखो जल्दी से क्वेश्चन को. जिसने सारे सेशंस लगाए हैं अब तक, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड रहे थे, उनको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन है गिवन टेम्परेचर T पर जो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है नॉन इंटरेक्टिंग गैस की टू डायमेंशंस में, टू डायमेंशंस में एनर्जी बतानी है. एक डायमेंशन में कितनी एनर्जी होती है? एक डायमेंशन में कितनी एनर्जी है? टू डायमेंशंस में बोल रहा है डायरेक्टली. एक डायमेंशन में कितनी एनर्जी? हाफ KBT है ना. टू डायमेंशनल ऑसिलेटर में, टू डायमेंशनल ऑसिलेटर में पार्टिकल या तो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है या ऐसे, दो ही डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकता है, दो ही डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकता है ना. तो 2 × 1/2 KBT कितना बन जाएगा? 1 × KBT. यही बनेगा, बोलो यही बनेगा. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. For a black body radiation, for a black body radiation, for a black body radiation, in a cavity, photons are created and annihilated. Photons are created and annihilated. फोटॉन्स बन रहे हैं और फोटॉन्स एनिहिलेट हो रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फ्रीली एज अ रिजल्ट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. फ्रीली एज अ रिजल्ट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. एमिशन और एब्जॉर्प्शन के कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉल्स ऑफ कैविटी. ठीक है, ऑफ द वॉल्स ऑफ कैविटी. दिस इज बिकॉज, ये किसकी वजह से होता है? ये किस वजह से होता है? आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, इसमें ऑप्शंस देने बहुत जरूरी हैं. दिस इज बिकॉज photon has spin 1, chemical potential mu of photon is 0, they obey Pauli exclusion principle,
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एंट्रोपी इज वेरी लार्ज, एस मतलब एंट्रोपी इज वेरी लार्ज। क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक सिस्टम में, एक कैविटी में फोटोन क्रिएट भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फोटोन का स्पिन 1 है, क्योंकि इनका केमिकल पोटेंशियल 0 है, या ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इसलिए, या फिर इनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा लार्ज है। व्हाट इज द राइट आंसर? देखो, क्योंकि फोटॉन्स का केमिकल पोटेंशियल 0 होता है इसीलिए उनको क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल फोटॉन्स जो हैं वो कंजर्व नहीं रहते हैं। किसी भी सिस्टम का अगर केमिकल पोटेंशियल कंजर्व नहीं है ना, वो 0 मतलब 0 नहीं है अगर, ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल 0 नहीं है मतलब वहाँ पे वो क्वांटिटी कंजर्व रहती है। लेकिन क्योंकि फोटॉन्स के लिए केमिकल पोटेंशियल 0 है, इट मीन्स वो क्रिएट और एनिहिलेट किए जा सकते हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कंजर्व नहीं रहते हैं, इसीलिए केमिकल पोटेंशियल क्या है उनका 0 है। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर हियर। बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलेंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन पे आएंगे, है ना, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द फ्री कंटेंट। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर इन द क्लास।